हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, अब टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो चीजें थोड़ी बहुत रिवाइज करा देता हूँ, राइट। तो देखो, आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। हम लोग ने टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो कौन कौन से थे? वो थे RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, EBP, that is elevation in boiling point, DFP, that is depression in freezing point, and OP, that is osmotic pressure। अगर आप ध्यान से सारे फॉर्मुलाज, मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मुलाज लिखे, ठीक है, आपने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग पहले लेक्चर में, तो मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मुलाज यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, मोलर मास ऑफ सल्यूट, MB मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोलर मास ऑफ B मतलब सल्यूट था, A मतलब सॉल्वेंट था, पहले लेक्चर में आपको क्लियर था ये। तो ये जो MB है यहाँ पे, इसका MB भी यहाँ पे है, इसका MB भी यहाँ पे है, इसका MB भी यहाँ पे है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे चारों को रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मोलर मास ऑफ सल्यूट से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। देखो बहुत सिंपल है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? मोलर मास ऑफ सल्यूट से। MB मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट से। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब ये है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास को अगर ध्यान से देखोगे तो मोलर मास में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर MB कम हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और MB बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो देखो, हम लोग वही बोलना चाहते हैं कि कभी कभी थियोरेटिकली जो मतलब हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला को यूज करके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट जो है वो गलत मिलता है। सो आप सोचोगे गलत क्यों मिलता है? आपने तो यही फॉर्मूला बताया था कि इससे MB कैलकुलेट कर लो, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में मुझे गलत मिलेगा। अब कौन सी सिचुएशन में मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट सही मिलेगा और कौन सी सिचुएशन में मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट गलत मिलेगा, वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मासेस। दिस मोलर मास इज स्पेसिफिकली फॉर सल्यूट, नॉट फॉर सॉल्वेंट, राइट। सल्यूट के लिए मैं आप बात कर रहा हूं यहां पे। तो एबनॉर्मल मोलर मास कब आता है? हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, चलिए उससे पहले जानते हैं हम लोग कि वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प अस टू कैलकुलेट व्हाट? मोलर मास ऑफ सल्यूट। हम लोग को पता है, हम लोग मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, वहां पे देख सकते हो सब में, है ना। But in some cases the molar mass determined by this method, इन मेथड से जो मोलर मास डिटरमाइन करते हैं हम लोग, that doesn't match with the theoretical value, that doesn't match with the theoretical value। Why so? वही बात करने वाले। देखो, पहले तो ये जान लो कि आपको नॉर्मल मोलर मास कब मिलेगा, मतलब मुझे MB की वैल्यू सही कब मिलेगी। 2 सिचुएशंस में आपको सही मिलेगी। बात करते कौन कौन से? देखो, आपका सोल्यूशन जो है इट शुड बी डाइल्यूटेड। आप जिस भी सल्यूट का सोल्यूशन ले रहे हो, सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, जो भी सोल्यूशन ले रहे हो, इट शुड बी डाइल्यूटेड, इट शुड नॉट बी वेरी कंसंट्रेटेड। याद रखो, द सोल्यूशन शुड नॉट बी वेरी कंसंट्रेटेड। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, मान लो ये मेरे पास सोल्यूशन है, अगर ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहा, मतलब सल्यूट बहुत ज्यादा है ना, अगर सल्यूट बहुत ज्यादा है यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहा, तो यहाँ पे चांसेस है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाए या फिर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाए, है ना। अगर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, राइट। सल्यूट के पार्टिकल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है। यानी अगर यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहा, अगर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रहा, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मतलब मान लो ऐसे अगर 5-6 पार्टिकल्स हैं, वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, है ना। मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ये केस हो सकता है। और ऐसा कभी हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे 3-4 पार्टिकल्स है, वो मिलके एक पार्टिकल बन गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवरऑल क्या हो जाएंगे? पूरे सोल्यूशन में कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपको फर्दर पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम होती है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। सो मोलर मास इनडायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है।
तो इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि द सोल्यूशन शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड, इट शुड बी डाइल्यूटेड. ओनली देन एंड देन, if the solution is diluted, only then and then you'll get what? Normal molar mass. Otherwise आपको जो molar mass मिलेगा वो गलत मिलेगा. ठीक है, अब उसको सही कैसे करना है वो बात की बात है. अब फिलहाल जान लेते हैं सेकंड केस कि आपको नॉर्मल मोलर मास कब मिलेगा. सेकंड केस क्या है कि द सल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट. याद रखो, कोई भी सल्यूट पार्टिकल ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए. एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, जैसे यहां पे हो रहा था कंसंट्रेटेड में, जुड़ जाना. डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाना, अलग हो जाना, राइट. अब मैं आपको क्या करता हूं कि इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूं कि कैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है और फर्दर मोलर मास को अफेक्ट करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके. तो देखते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं या फिर मोलर मास को वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं. तो देखो मैंने यहां पे लिखा है इफ द सॉलिड पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट्स. मैंने आपको कहा है कि नॉर्मल मोलर मास जो भी आपने पहले फॉर्मूलास पढ़े उसमें आपको mb की वैल्यू तभी सही मिलेगी जब आपका पार्टिकल एसोसिएट भी नहीं होगा और डिसोसिएट भी नहीं होगा. लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो वो कैसे अफेक्ट करेगा. चलिए देखते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एसोसिएशन की. चलिए पहले इधर बात कर लेते हैं एसोसिएशन की. मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ a पार्टिकल्स है. मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ a पार्टिकल्स है. n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ a पार्टिकल्स है और ये एसोसिएट हो गए, मतलब ये आपस में जुड़ गए और ये क्या बन गए? an. मतलब ये क्या था कि n सिंगल पार्टिकल्स थे, n सिंगल पार्टिकल्स थे. अब ये क्या बन गया? मतलब n नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल्स थे, राइट. अब ये क्या बन गया? एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, है ना. एक सिंगल पार्टिकल बन गया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़ के an बनाया, राइट. तो जैसे एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे सल्यूट होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल है बेंजोइक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड. ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाते हैं. जनरली आपका जो इथेनोइक एसिड है या बेंजोइक एसिड है, इट अंडरगोज डाइमराइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डाइमराइजेशन? बताता हूं. डाइमर, डाई मतलब दो, मर मतलब यूनिट, मतलब दो यूनिट जुड़ के एक यूनिट बन जाता है. देखते हैं जैसे कैसे. एग्जांपल है CH3COOH, राइट. मतलब मेरे पास कोई सोल्यूशन है, मेरे पास कोई सोल्यूशन है, राइट. अब यहां पे क्या है कि ये सोल्यूशन जो है इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है? CH3COOH ऐड कर रहा हूं एज अ सल्यूट, एज अ सल्यूट. अब बाहर तो ये जो है ये कुछ भी, मतलब मान लो कुछ पार्टिकल्स है, मान लो ये कितने पार्टिकल्स है? 100 पार्टिकल्स है, एज्यूम कर लो 100 पार्टिकल्स है. अब होता क्या है, जब इस सल्यूट को मैंने ऐड किया इसके अंदर तो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर ये डाइमर बना दिया. डाइमर मतलब क्या हुआ कि CH3COOH ट्वाइस, मतलब दो पार्टिकल मिलके सोल्यूशन में क्या बना दिए? दो पार्टिकल मिलके क्या बना दिए? एक पार्टिकल. दो पार्टिकल्स थे, अब ये मिलके एक पार्टिकल बन गया. अब अगर आप इसका नॉर्मल मोलर मास देखोगे, इसका नॉर्मल मोलर मास अगर देखोगे तो कितना है? 60 है, पता है आपको. लेकिन अब इसका मोलर मास क्या हो गया? दैट इज एबनॉर्मल. क्या हो गया एबनॉर्मल मोलर मास? 16 × 2 यानी 120 हो गया. 60 U था, अभी 120 U हो गया, यानी मोलर मास क्या हो गया? इफेक्ट हो गया. सिंपल है. तो ये क्या हुआ? इट अंडरगॉन डाइमराइजेशन, राइट. तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है? दो पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बन जाना. अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैंने 100 पार्टिकल डाले थे तो सारे दो दो पार्टिकल्स ऐसे बन जाएंगे. तो कितने बनेंगे? इधर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच जाएंगे? 50. क्योंकि 100 को अगर दो दो की जोड़ी बना दोगे तो कितने बनेंगे? 50 हो गए. मतलब ये सिंप्लिसिटी के लिए है. दिस आर सम फिक्टिशियस फिगर्स, राइट. 100 पार्टिकल नहीं होते, मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं कि 100 है तो दो दो मिलकर अगर एक बना दे तो कितने बच जाएंगे? 50. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? ड्रॉप. तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि यहां पे ड्यूरिंग एसोसिएशन, जब एसोसिएशन होता है, जब एसोसिएशन हुआ तो क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? कम हो गए.
एसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल किससे प्रोपोर्शनल होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब की वैल्यू नॉर्मल से क्या आएगी, कम आएगी। मतलब नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करें उस मेथड से जो आनी चाहिए थी उससे कम आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मोलर मास से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एमबी जो है सल्यूट का वो क्या हो गया, बढ़ गया। देख सकते हो एमबी बढ़ चुका है, सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग एसोसिएशन व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, colligative property also decreases, due to which the molar mass of the solute increases. So in this way the molar mass gets affected if the particle get associated. So what, ऐसा क्या हुआ, मतलब यहाँ पे डाइमर क्यों बना, ट्राइमर क्यों नहीं बना, तो होता क्या है, this is due to the hydrogen bonding. What happens, let us see कि मान लो ये देखो, मान लो मेरे पास CH3 COOH, ये क्या इथेनोइक एसिड है ना। अब और एक इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, CH3 COOH, right? So these are the two molecules. What happens, what actually happens is there is a formation of intermolecular hydrogen bond between the two molecules. तो होता क्या, इसका H इसके O के साथ क्या बना देगा, intermolecular hydrogen bond, इसका O इसके H के साथ क्या बना देगा, intermolecular hydrogen bond। तो इस तरीके से ये क्या बना देगा, this is nothing but what, dimer. Di means two, mer means unit. It means that two units get connected with each other to form a single unit. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, number of particles are decreasing, colligative property is also decreasing, due to which molar mass is increasing, right? So आपको normal से ज़्यादा molar mass मिलेगा। तो ऐसे केस में आपका तो फॉर्मूला सारा गलत हो गया। फॉर्मूला कैसे सही करना है, आपको अगर नॉर्मल एमबी की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, वो आगे पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं, अभी डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा। अब देखो मान लो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, देखो आपको अगर एसोसिएशन समझ में आ गया तो डिसोसिएशन अपने आप रिलेट कर पाओगे। मतलब मेरे पास मान लो कोई ए बी सल्यूट का पार्टिकल है, कोई ए बी क्या है, सल्यूट का पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल सोल्यूशन में जाने के बाद ए प्लस प्लस बी माइनस, मतलब दो टुकड़ों में बढ़ गया, डिसोसिएट हो गया। अब इसका एम बी जो होगा, नॉर्मल एम बी, मैं नॉर्मल मोलर मास बोल रहा हूं, और इसका जो आएगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल एमबी। अब आपको पता है कि नॉर्मल एमबी तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि वो साथ में थे। अब डिसोसिएट होने के बाद अगर ब्रेक हो गया तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी नॉर्मल एबनॉर्मल एमबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग। तो जब डिसोसिएशन होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मतलब मान लो 2 पार्टिकल्स बन गए, 4 में बढ़ गया, 5 में बढ़ गया, वो डिपेंड करता है सल्यूट पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ द सल्यूट, यानी एमबी क्या होगा, सल्यूट का कम हो जाएगा। मतलब डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू विच मोलर मास ऑफ द सल्यूट डिक्रीजेस। सो बहुत ही सिंपल रिलेशन है, एसोसिएशन होगा तो ऐसा कुछ होगा, डिसोसिएशन होगा तो ऐसा कुछ होगा। मतलब अगर मुझे नॉर्मल एमबी की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों केसेस नहीं होने चाहिए। मतलब 2 ही पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यू विल गेट द ट्रू वैल्यू और द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ द सल्यूट ओनली इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, और सेकेंड चीज क्या है, द सल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि अगर एसोसिएशन हुआ तो उसका मोलर मास बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन हुआ तो उसका मोलर मास कम हो जाएगा। अब मान लो जैसे मैंने इथेनोइक एसिड की बात की या फिर बेंजोइक एसिड की बात की, ये सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं। मतलब ये जो मैंने 2 एग्जांपल लिए, जैसे इथेनोइक एसिड एग्जांपल लिया, इट अंडरगोस एसोसिएशन। तो एसोसिएशन हो गया तो उस केस में अगर, मतलब अगर इस केस में मैं कोई भी, मान लो जैसे ये वाला केस ले लिया मैंने, ठीक है, एज्यूम करो मैंने ये वाला केस ले लिया। अब आपको इसका सोल्यूशन दिया है, मतलब क्या दिया है कि आपने वाटर के अंदर इथेनोइक एसिड डाला है, आपको बताना है उसका कैलकुलेट करो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कहां पे प्रॉब्लम आने वाली, मैं अब उसकी बात करता हूं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे मुझे कैलकुलेट करने बोल दिया कि कैलकुलेट डेल्टा टीबी, बताओ उसका डेल्टा टीबी क्या होगा, बाकी डेटा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में।
सो हाउ विल यू कैलकुलेट द डेल्टा टीबी? आप बोलोगे फॉर्मूला लगाओ सर, है ना, क्या करो, के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 लगा दो और कैलकुलेट कर लो। मैंने तो ये सिखाया था। लेकिन ये फॉर्मूला तभी सही होता है जब पार्टिकल ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। अब हुआ क्या, बात करते हैं। देखो इथेनॉइक एसिड का पार्टिकल क्या हो गया, एसोसिएट, जिसके कारण इसका मोलर मास कितना हो गया, डबल हो गया, 60 से कितना हो गया, 120 हो गया। तो अगर मैं इसके थ्रू एमबी कैलकुलेट करूंगा, मतलब अगर मैं डायरेक्टली डेटा लेके कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एमबी क्या मिलने वाला है, 120 मिलेगा। जबकि इथेनॉइक एसिड का एक्चुअल एमबी कितना है, 60 है, तो मुझे एमबी की वैल्यू गलत मिलेगी। तो इसकी एमबी की वैल्यू जो है उसको सही करना है, मतलब ये मुझे गलत मिलेगा अगर ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इसमें। तो एमबी की वैल्यू को मुझे अगर सही करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कोई ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा जिस फैक्टर से एमबी की वैल्यू अपने आप करेक्ट हो जाए, एंड दैट पर्टिकुलर करेक्शन फैक्टर इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या होगा, आपको जो भी एमबी की वैल्यू मिलने वाली होगी वो एकदम करेक्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है नेक्स्ट में। सो हम लोग बात करने वाले हैं वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। अब ये फैक्टर जो होता है उसको आई से डिनोट करते हैं। अब व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि हम लोग ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, राइट। देखो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी, जैसे आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या था, पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट इज इक्वल्स टू क्या था, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी, यही था एम ए मतलब सल्यूट, बी मतलब सॉल्वेंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, डेल्टा टी एफ क्या था, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, पाई, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी आर टी। ठीक है, तो आपने ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैंने अभी अभी आपको कहा कि एमबी की वैल्यू गलत मिल सकती है, एमबी की वैल्यू गलत मिल सकती है। कब मिल सकती है, जब सल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर एसोसिएशन हुआ तो एमबी बढ़ जाता है, और अगर डिसोसिएशन हुआ, ब्रेक हो गया, तो एमबी कम हो जाता है। मतलब एमबी की वैल्यू आपको गलत मिल सकती है, राइट। तो एमबी की वैल्यू गलत मिली तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे गलत ही मिलेगी। तो ऐसे केसेस में मुझे ये फॉर्मूला में कुछ ऐसी चीज डालने पड़ेगी, मतलब इस फॉर्मूला को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये एमबी की वैल्यू मुझे सही चाहिए, या फिर मुझे ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सही चाहिए। तो मैं ऐसे कौन सा फैक्टर यूज करूंगा जिससे मुझे ये फॉर्मूला और एक्यूरेट हो जाए, ज्यादा सही हो जाए उन सल्यूट पार्टिकल्स के लिए भी जो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं। तो उस फैक्टर को, उस करेक्शन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो मैं यहाँ पे करेक्शन फैक्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ। व्हाई आई एम यूजिंग करेक्शन फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर, ये ऐसी वैल्यू है जिसको डालने के बाद, इन फॉर्मूला में डालने के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी एमबी की या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। मतलब आपका अभी तक जो एमबी गलत आ रहा था वो सही हो जाएगा। कैसे, चलिए बात करते हैं। देखो मैंने अभी भी बात की थी एसोसिएशन की, अभी भी अगर बात की थी हमने क्या की थी बात, एसोसिएशन की, राइट। अब एसोसिएशन में मैंने एग्जांपल लिया था इथेनॉइक एसिड CH3COOH कि दो पार्टिकल मिलके बन जा रहे थे एक पार्टिकल CH3COOH ट्वाइस, सही है। इसका एमबी कितना है, नॉर्मल एमबी कितना है, नॉर्मल एमबी 60 है, और एबनॉर्मल कितना है 120, 120, राइट। दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बनाया। अब होता क्या है, अगर मैं मान लो इनमें से कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मान लो मैं डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर रहा हूं, डेल्टा टीबी, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ऐसा कुछ करूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा ना मैं। अगर मुझे इस पर्टिकुलर सल्यूट के लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सारी वैल्यूज दी रहेगी, आपको बोल दिया कि एम बी कैलकुलेट करो या डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, आप जब कैलकुलेट करना चालू करोगे तो आप एम बी की वैल्यू क्या पुट करोगे, मुझे तो नहीं पता ना कि एसोसिएट हुआ है या डायमर बना है, तो आप एमबी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 60 पुट करोगे। या फिर आपको एमबी कैलकुलेट करने बोला तो आपको वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। तो मुझे ये नॉर्मल करना है, मुझे एमबी की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा आई,
क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? आई। अब आपने बोला आई मल्टीप्लाई करने से ये कैसे सही हो गया? देखो बात करता हूं, मेरा एमबी कितना था, मतलब अगर यहाँ पे एमबी जो है वो कितना है 100, कितना ही एमबी 120 है, राइट। अब मेरा नॉर्मल, लेकिन मुझे 120 तो नहीं चाहिए ना, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में उसका 60 है। तो आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू क्या होती है, आई का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। क्या होता है? नॉर्मल एमबी बाय एबनॉर्मल एमबी, ठीक है। अब यहां पे देखो ये एमबी की वैल्यू मुझे कितनी पता है, 60 पता है, ठीक है, मुझे पता है 60, लेकिन एक्चुअली में सोल्यूशन के अंदर उसकी मोलर मास क्या है 120। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट यानी डायमर बन गए। अब आई क्या है, नॉर्मल एमबी बाय एबनॉर्मल एमबी, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल क्या है 60, एबनॉर्मल कितना है 120, क्या मिलेगा 1/2। अब ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/2, अब ये क्या जाएगा 2 × 60 कितना देगा 120, मतलब एमबी अपने आप सही हो गया, मतलब एक्चुअली में 120 है ना, तो एमबी अपने आप सही हो गया। तो इस तरीके से आई की वैल्यू डालने के बाद आपका जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि आई इज अ करेक्शन फैक्टर फॉर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी ये फॉर्मूला को मॉडिफाई करके क्या बना देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो आई 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 और आई, है ना। तो मतलब मैंने सबके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, राइट। तो ये मेरा नया फॉर्मूला बन गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आप बोलोगे जिसमें आई की वैल्यू नहीं दी है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आई की वैल्यू 1 लेनी है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 कब होती है, आई की वैल्यू 1 तब होती है जब पार्टिकल ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है ना। नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, याद रखना, ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू कितनी लेनी है 1। अब देखो नॉर्मल बाय एबनॉर्मल किया, यहां पे ये क्या था, एसोसिएशन था, 1/2 मतलब कितना है 0.5, तो आई की वैल्यू क्या है लेस देन 1। तो आई की वैल्यू जब लेस देन 1 आती है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। उस केस में क्या होता है, एसोसिएशन, राइट। एंड जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, अब देखो ना ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब नॉर्मल बड़ा होगा एबनॉर्मल छोटा होगा। वो किस में होता है, डिसोसिएशन के केस में होता है। तो ये क्या होगा, डिसोसिएशन, राइट ना, डिसोसिएशन। क्योंकि मैंने अभी भी पढ़ा था डिसोसिएशन में क्या था, जैसे ए बी पार्टिकल था, ये बन गया ए प्लस प्लस बी माइनस, तो इसका मोलर मास तो क्या होगा, इसका एमबी तो बड़ा होगा, और अभी इसका एमबी निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो नॉर्मल बाय एबनॉर्मल करो, क्या मिलेगा, बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय, मतलब बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय छोटी वैल्यू, क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1, राइट। बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय छोटी वैल्यू करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1। सो 3 केसेस है, आई की वैल्यू जो है अगर 1 आई तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। ये तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि इट इज नाइदर अंडरगोइंग एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, या फिर आपको आई का डिस्कशन ही नहीं किया है ना, तो नॉर्मल सल्यूट है, तो वहां पे आई की वैल्यू 1 ले लेनी है। तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा जो पुराना था, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि पार्टिकल इज फॉर्मिंग डाइमर, पार्टिकल इज फॉर्मिंग ट्राइमर, टेट्रामर, और पार्टिकल इज डिसोसिएटिंग, तो वैसे सारे केसेस में आपको आई की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अब वो चेंज होगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप नॉर्मल मोलर मास तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। एबनॉर्मल मोलर मास आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। आई की वैल्यू तभी नहीं पुट करनी है, एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर लो, डिवाइड करो, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे यूज करना है मैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको ये चीज डिस्कस करूंगा, राइट। तो अभी इन चीजों को और आगे बढ़ाते हैं और वेंट ऑफ फैक्टर से हम लोग और क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, राइट। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि वेंट ऑफ फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर है जिससे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो आपको आई जो है, मैंने अभी भी कहा कि आई के 2 फॉर्मूला से, एक था कि नॉर्मल एमबी, यानी एमबी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन एबनॉर्मल
MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आपको नॉर्मल MB तो आपको पता ही होगा सॉल्यूट कौन सा है। जैसे अगर सॉल्यूट जो है वो CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड है तो उसका मोलर मास नॉर्मल MB कितना हो जाएगा 60। और अगर वो डायमर बना रहा है तो डायमर बना रहा है यानी वो डबल बना रहा है यानी कितना हो जाएगा एबनॉर्मल 120। तो आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। अदरवाइज आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई का और एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना आप ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, इट मे बी RLVP, इट मे बी डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनमें से किसकी भी ऑब्जर्व्ड अपन कैलकुलेटेड मतलब ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और कैलकुलेटेड आपको डेटा से कैलकुलेट करना है। उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है मतलब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है बट इसका जो क्लियर यूज है वो न्यूमेरिकल्स में आपको पता चलेगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, राइट। तो ये 2 फॉर्मूला से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अदर देन दिस आई की वैल्यू से आपको हेल्प होगी कैलकुलेट करने में किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। व्हाट कैन वी कैलकुलेट, वी कैन वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करके वी कैन कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब कितना एसोसिएशन हुआ, कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ और कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, 80%, 90%, 20% जो भी है, कैसे कैलकुलेट करोगे देखते हैं। यहां पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करूंगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, डिसोसिएशन के लिए मैं मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, मान लो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको अल्फा से। मतलब अल्फा जो है वो आपको बताएगा कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ है। यानी अगर अल्फा की वैल्यू 80% आ रही है यानी 80% डिसोसिएशन हुआ है ना। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लो देखो डिसोसिएशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं। जैसे AB पार्टिकल था तो A प्लस B माइनस बना था, है ना, जैसे अभी भी पढ़ा था। अब मान लो कोई सल्यूट पार्टिकल है, कोई भी सल्यूट का पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये ब्रेक होने के बाद बनाया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स बना दिए, n। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे NaCl है तो NaCl कितने पार्टिकल्स बनाएगा ब्रेक होने के बाद, 2। Na प्लस Cl माइनस। वैसे ही कोई सॉल्यूट का पार्टिकल है, इनडायरेक्टली मैं इन शॉर्ट में कोई भी किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, n मतलब ये 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसका बिफोर डिसोसिएशन कंसंट्रेशन मान लो, बिफोर डिसोसिएशन इसका मान लो 1। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बिफोर डिसोसिएशन 1 था तो n पार्टिकल्स तो उस समय पे 0 हो गए ना। बिफोर मतलब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट साइड तो क्या होगा, कंसंट्रेशन 0 होगा, रिएक्टेंट साइड पूरा का पूरा 1 होगा। अब मान लो आफ्टर सम टाइम आफ्टर डिसोसिएशन अगर डिसोसिएशन हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस 1 में से अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए। अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गया, डिग्री डिसोसिएट हो गया। तो ये कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा, है ना, क्योंकि अगर A प्लस B माइनस होता तो 2 अल्फा बनता, 3 अल्फा बनता। ये n पार्टिकल्स है तो कितने अल्फा बनेंगे, n अल्फा बनेगा। अब आपको पता है दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई का और एक फॉर्मूला है, आई कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है। आई कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्या आएगी वैल्यू, देखते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन बिफोर क्या है, 1 प्लस 0 1 होगा। यानी इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। क्या होगा, चलिए देखते हैं। I इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस n बचेगा। इस डिनोमिनेटर में 1 में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है ना। तो ये बच जाएगा
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अगर आप आई 1 को इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई अल्फा, डायरेक्टली बता रहा हूं, अल्फा क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो, अल्फा क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। तो इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। n जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है देखो बताता हूं मैं। मान लो मेरे को बोल दिया कि KCl जो है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। आपको बोलना है कि I की वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। सिंपल है, देखो I इज इक्वल टू क्या है, n माइनस सॉरी अल्फा इज इक्वल टू क्या है, I माइनस 1 बाय n माइनस 1, राइट। अब जब 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा हमेशा लेते हैं 1, 90% होगा तो 0.9, 80% होगा तो 0.8, 7% होगा तो 0.7, ठीक है। और 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या लेनी, 1। तो 1 इज इक्वल टू I कैलकुलेट करना है, I माइनस 1 बाई n कितना है, 2 पार्टिकल है K प्लस Cl माइनस, है ना। तो n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1, सही है। तो क्या बच जाएगा, 1 इक्वल्स टू I माइनस 1 और 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ये माइनस 1 इधर आया तो I की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो ये तो K प्लस कितने पार्टिकल्स थे, K प्लस Cl माइनस 2 पार्टिकल्स थे, तो I की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो इतना सब कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ी। अगर अल्फा 100% डिसोसिएशन है ना, देखो कभी भी अगर 100% डिसोसिएशन दे दिया आपको तो I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी बोली तो आप क्या करो ना, सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन लो। मतलब जैसे NaCl है तो I की वैल्यू 2, Na प्लस Cl माइनस। अगर आपको मतलब कुछ भी है, जैसे KCl है या फिर जैसे AB3 कोई पार्टिकल है तो 100% डिसोसिएशन है तो कितने, 3 प्लस 1, B के 3 और A का 1, 4 हो गए, तो I की वैल्यू 4। मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं है अगर 100% डिसोसिएशन दिया है तो। लेकिन अगर वहां पे 80% 90% दिया है तो वहां पे अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 80% दिया तो 0.8। देखो सिंपल लॉजिक है, 100% दिया रहा तो आप सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन लो और आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। अगर वहीं पे उसी केस में अगर मुझे ऐसा दिया रहता कि KCl जो है वो 80% डिसोसिएट हो रहा है तो मेरा सिनेरियो कुछ अलग होता, देखते क्या होता। अब इस केस में KCl की वैल्यू 2 नहीं आएगी, देखो देखते कैसे आएगा। 80% डिसोसिएशन मतलब अल्फा कितना लेना है, 0.8, I माइनस 1 बाय n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, n मतलब 2, कितने पार्टिकल्स बन रहे तो उतने लिखना है 2, ठीक है। अब ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो 0.8 इज इक्वल टू क्या जाएगा, I माइनस 1 यानी I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा तो 1.8। तो आंसर कितना आया, 1.8 आया I की वैल्यू। तो आप इस अल्फा की वैल्यू से भी I की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने कैसे बताया वो याद रखो, बस 100% डिसोसिएशन दिया है तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना ही I की वैल्यू होगी। लेकिन अगर डिसोसिएशन का जो डिग्री है वो 80% है, 70% है, 90% है, 50% है तो आपको उस हिसाब से वैल्यू पुट करनी है अल्फा की, ठीक है। अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से अगर आपको I और n दोनों पता है तो। इन शॉर्ट फॉर्मूला का यूज आपको न्यूमेरिकल्स में और डीपली बताया जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। मैंने डिसोसिएशन की बात कर ली, समझ में आया। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, दिस इज द मेन फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर, I माइनस 1 बाय n माइनस 1। I इज वेंटर फैक्टर, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज फॉर्मिंग आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स बना रहा है, बस फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सटेंट। देखो अल्फा आपको एक्सटेंट बताएगा कितना डिसोसिएशन हो रहा है। अल्फा की वैल्यू अगर 0.8 आई इसका मतलब 80% डिसोसिएशन हो रहा है, इनटू 100 कर देने का जो भी आया। अल्फा की वैल्यू अगर मुझे इसके थ्रू 0.7 आई तो इसका मतलब 70% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। सो अल्फा वैल्यू इज इंडिकेटिंग हाउ मच एक्सटेंट, मतलब कितने हद तक सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब बात करता हूं एसोसिएशन की। लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन। So we can also calculate the degree of association using Venter factor. Let us talk how. अल्फा, इसको भी मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मान लो एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि मान लो n नंबर ऑफ A पार्टिकल्स है, वो एसोसिएट हो गए और क्या बना दिया AN, मतलब जैसे डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 1 तो नहीं हो सकती, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ A पार्टिकल AN बना दे रहा है, मतलब
अगर मान लो बिफोर एसोसिएशन इसका कंसिडरेशन 1 मान लो, तो इसका क्या होगा 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमेशा शुरुआत में प्रोडक्ट तो क्या होता है 0 ही होता है ना, शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसिडरेशन 1 ले लिया मैंने। आफ्टर एसोसिएशन, अब एसोसिएशन हो गया तो मान लो अल्फा एसोसिएशन का डिग्री है, तो 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गया, तो जो कुछ बच गया वो रिएक्टेंट बच गया, और प्रोडक्ट जो होगा वो कितना बचेगा अल्फा बाई एन, है ना, जैसे उसमें एन अल्फा था वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन। अब आपका आई का फॉर्मूला लगा दो। आई का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बिफोर एसोसिएशन। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। सेम फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर अपॉन बिफोर। ठीक है, आफ्टर कितने हैं 1 माइनस अल्फा, लिख लो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन क्या है 1 प्लस 0 यानी 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सेम 1 से डिवाइड किया तो कोई मतलब नहीं है, निकाल दो इसको। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस इसमें से अल्फा कॉमन, अल्फा अगर इसमें से कॉमन निकाल दिया मैंने तो बचेगा क्या 1 बचेगा इधर, 1 प्लस 1 बाई एन बच जाएगा। सही है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। क्या आएगा आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैथमेटिकली आपको याद रखना है इस चीज को, ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। अब देखते हैं इसका यूज। ठीक है, कैसे यूज करना है। मान लो आपको बोल दिया कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल दे दिया है, कोई भी आपको सॉल्यूट पार्टिकल दिया है, आपको बोल दिया कि कैलकुलेट इसका अल्फा कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, आई की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके होगे नॉर्मल फॉर्मूला से, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। एन जो है वो कितने डायमर बना रहा होगा तो एन की वैल्यू 2 लेनी है, ट्राइमर बना रहा होगा तो एन की वैल्यू 3 लेनी है, टेट्रामर बना रहा होगा तो एन की वैल्यू 4 लेनी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो आप उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लोगे। और आई कैलकुलेट करने बोला तो आपको अल्फा दिया होगा, अल्फा नहीं दिया है तो अल्फा 1 लेना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। सो बेसिकली हम लोग ने पूरे टॉपिक में देखो, शुरुआत में हम लोग ने क्या बात की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शुरुआत में हम लोग ने किसकी बात की थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। कौन कौन से, RLVP यानी PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू I इंटू WB बाय MB इंटू WA इंटू MA। ये फॉर्मूला बना। I 1 होता है अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है तब, वरना I की वैल्यू नहीं लेने की जरूरत है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू लेना जरूरी है। ठीक है, वैसे ही डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, I KB इंटू WB बाय MB इंटू WA इंटू 1000। डेल्टा TF का वैल्यू क्या था, I इंटू KF इंटू WB बाय MB इंटू WA इंटू 1000। उसके बाद पाई का वैल्यू क्या था, पाई इज इक्वल टू I WB बाय MB इंटू VRT। सही है, तो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला हम लोग ने स्टडी किए। और अभी अभी हम लोग ने पता किया कि और एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग ने अभी भी पढ़ा। ये वाले 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, 1 और 2। ठीक है, ये तीसरा देता हूं, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। 6 फॉर्मूलाज हो गए। और कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन याद रखो। अगर आपको बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाय N माइनस 1। ठीक है, N क्या ले लेना है, N मतलब कितने पार्टिकल बन रहे हैं डिसोसिएशन होने के बाद। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो इंटू 100 कर सकते हो आप। इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करोगे ना, जो भी वैल्यू आएगी उसको, तो क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है
तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। सेम परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है इसको तो अब क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली इतने फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। इसका आगे का जो एप्लीकेशन है यानी न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, और आगे भी आप वीडियोस देखते रहिए क्योंकि इनका सबका एप्लीकेशन मुझे बताना बाकी है कि इनको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करना है। सो आगे के वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।